नमस्कार, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल टीच टेक। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th मैथ्स इंग्लिश मीडियम और आज के इस क्लास में सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड क्वेश्चंस हम एग्जांपल्स करने वाले हैं। ठीक है ना, तो सारे एग्जांपल्स करेंगे, बड़े मज़ेदार एग्जांपल्स हैं और ध्यान से समझना। इस एग्जाम्पल में अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन है। हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन तो कब यूनिक सॉल्यूशन होता है, ये कंडीशन जो एमसीक्यू में पूछी जाती है ना, तो ये चार एग्जाम्पल में आपको पूरी कंडीशन है, मतलब हर टाइप का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक है, और कब नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा। ये तीनों कंडीशन के साथ में हम यहां पर क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब जब क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। हमें मालूम है कि एक्स और वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ एक यूनिक आएगी। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस क्या बनता है, हम बेसिक में समझ चुके हैं सारी चीज़ें, है ना। लेकिन अगर आपने मान लिया जाए बेसिक नहीं भी समझा तो भी आपको बातें समझ में आ जाए, इतनी बात यहाँ पर। जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको इक्वल अगर मिल जाएगा, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएगी और वो इक्वल रहेगी तो उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। और जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं रहेगा तो नो सॉल्यूशन होगा। ये बातें एग्जाम्पल के साथ में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, लेकिन ये वाला एक स्ट्रक्चर आप नोट कर लीजिए कि एलिमिनेशन मेथड में जब ऐसा होता है तो ये पहचान होती है इसकी, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन की। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप, अभी बहुत ज़्यादा इसको समझने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। चलिए, पहला एग्जाम्पल क्या बोला यहाँ पर, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब आपको क्या है, दो इक्वेशन गिवन है यहाँ पर, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन, दो इक्वेशन गिवन है। आपको इसको सॉल्व करना है और वो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ध्यान से समझना, आपको ये दो इक्वेशन गिवन है, एक फर्स्ट इक्वेशन और एक सेकंड इक्वेशन। मुझे एक बात बताइए कि ज़्यादा इजी कौन सी इक्वेशन लग रही है, तो सबको मेरे ख्याल से इक्वेशन सेकंड ज़्यादा इजी लग रही होगी ना। हाँ, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कौन सी इक्वेशन ले, फर्स्ट ले कि सेकंड ले, कोई भी ले सकते हैं आप, लेकिन ज़्यादा ईजी वाली लो तो ज़्यादा क्वेश्चन ईजी बन जाएगा। तो टेकिंग इक्वेशन वन इक्वेशन को ले रहा हूं मैं, तो क्या, सॉरी सेकंड को, सेकंड ज़्यादा इजी है ना, इक्वेशन सेकंड ज़्यादा इजी है तो इक्वेशन सेकंड को ले रहा हूं मैं। इक्वेशन सेकंड क्या है, x + 2y और = 3। इतना काम कर लिया, सेकंड इक्वेशन को लिया मैंने। अब ये जो इक्वल है ना, इक्वल के इस साइड एक वेरिएबल को रहने दो, बाकी सबको उधर शिफ्ट कर दो। तो मैं क्या करता हूँ, x = 2y को उधर शिफ्ट कर देता हूँ। तो आप बोलोगे कि सर हमेशा क्या 2y को शिफ्ट किया जाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप चाहो तो x को शिफ्ट कर सकते। देखना, x + 2y = 3 है ना, हाँ है। आप क्या करोगे, x को शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2y = 3 - x। मैंने क्या बोला, लेफ्ट हैंड साइड में केवल x या केवल y रहना चाहिए, उसका कोफिशिएंट भी नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर क्या कोफिशिएंट है, तो एक स्टेप आगे बढ़ जाएगी, 3 - x / 2। कुल मिला के इसकी अपेक्षा ये थोड़ा सा टफ है ना, y की वैल्यू फ्रैक्शन में आई है और जबकि यहाँ पर सिंपल आई है। तो ऐसी कोशिश करना कि फ्रैक्शन में ना आए, मजबूरी वो बात अलग है। तो याद रखो कि अगर अकेला x है या अकेला y है ना, अकेला x है तो y को उधर शिफ्ट करो, अकेला y है तो x को शिफ्ट करो उधर। ऐसा मतलब ये सारी चीज़ें जरूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादा इजी तरीके से कैसा बनेगा क्वेश्चन, इस बात को समझना है हमें। और जैसे ही इक्वेशन बनेगी उसको इक्वेशन थर्ड दे दो आप। अब सुन लो जरा ध्यान से, हमने इक्वेशन सेकंड ली थी तो ये आ गई। अब इसको सब्स्टिट्यूट करना है फर्स्ट में। याद रखना, अगर सेकंड से वैल्यू आई है तो फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। अगर फर्स्ट से आती तो सेकंड में सब्स्टिट्यूट करते, उल्टा काम करना है। तो सब्स्टिट्यूटिंग ऐसा लिखना भी है, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं ना, इसलिए सब्स्टिट्यूटिंग लिखना। द वैल्यू
ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकेंड से आई थी ना ये, इसलिए फर्स्ट में रखना है, ये कंपलसरी है, सेकेंड में मत रख देना, फर्स्ट में रखना है। इक्वेशन फर्स्ट कौन है, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, ऐसी है इक्वेशन। आपको क्या करना है, जो x है ना, तो x के जगह इतना रखना है यहाँ पर, तो 3 माइनस 2y। कई बच्चे ऐसा लिखते, ऐसा यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी लगा लेते, ऐसा नहीं भाई, 7 मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो यहाँ पर ब्रैकेट लिखना जरूरी है, ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ठीक है ना। अब देखिए, अरे क्या किया मैंने, कुछ नहीं, x के जगह यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में जहाँ x लिखा है वहाँ पर ये पूरी वैल्यू रखी ना, इक्वेशन थर्ड वाली। अब 7 का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 21 माइनस 7 का इसमें भी मल्टीप्लिकेशन होगा तो 14y और माइनस 15y इज इक्वल टू 2। 21 जाएगा उधर तो कितना हो जाएगा, माइनस 14 और माइनस 15 कितना हो जाएगा, माइनस 29y इज इक्वल टू 2 माइनस 21। तो माइनस 29y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 19। कितना हो गया, माइनस 19। और y इज इक्वल टू माइनस 19 डिवाइडेड बाय माइनस 21, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 19 माइनस 21। किसी से कैंसिल हो रहा क्या, नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो रहा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे क्या बात समझ में, हाँ यही हमारा आंसर हो जाएगा, इम्प्लाइज लगाती हो जाएगी और यहाँ पर देयरफॉर लगा देंगे, बस हो गया काम, ठीक। अब सुनिए, हमारी एक वैल्यू आ चुकी है, अब आपको क्या करना, y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करना, चाहो तो फर्स्ट में रखो, चाहो सेकंड में रखो, चाहो थर्ड में रखो, लेकिन थर्ड में रखने से जल्दी आंसर आएगा। कैसा, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन कौन से में रखे, थर्ड में। आप इसको आप इंडिपेंडेंट हो, फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकंड में भी रख सकते हैं, थर्ड में भी रख सकते हैं, लेकिन थर्ड में ज़्यादा इजी रहेगा। तो मैं वही चीज़ बताता हूँ आपको जो ज़्यादा इजी है। x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, y है ना, तो y की जगह ये रख देना है, तो रख देता हूँ मैं, इंटू 19 डिवाइडेड बाय 21। तो कितना हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 19 38 डिवाइडेड बाय 21। एलसीएम कितना आ जाएगा, 21। कितना हो जाएगा, 21 3 जा 63 माइनस 38। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 2 25 है ना, 25 डिवाइडेड बाय 21। किसी से कैंसिल हो रहा क्या, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो फिर यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, आई बात समझ में, ठीक है। ये फाइनल हमारा आंसर है, और जो आंसर रहते हैं उसको हाईलाइट कर दिया करो, बस इतना सा काम है। एक्स और वाई की वैल्यू आ चुकी है, आया समझ में। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। चारों एग्जाम्पल देखना, चारों एग्जाम्पल बताऊंगा मैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and solve by method of substitution। ऐसा क्वेश्चन दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ, सुनिए जरा। आप बच्चों को ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है वर्ड प्रॉब्लम में, सही बोल रहा हूँ क्या मैं? आप भी बोल रहे होगे बिल्कुल सर, आपने करेक्ट बात पकड़ ली हमारी है। जो वर्ड प्रॉब्लम होती ना, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम को पहले समझना है और समझने के बाद में 2 इक्वेशन बनाना है, 2 इक्वेशन बनाना है। हाँ बिल्कुल सही बात है, 2 इक्वेशन बनाना है, और फिर जो वैल्यू पूछी है वो दोनों वैल्यू आपसे फाइंड करने की बात कर रहे हैं कि भैया बता दो कि आफ्ताब और उसकी डॉटर की एज जो है वो कितनी है। तो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ, वो सबसे ईजी काम है ये, इसको सॉल्व करना बिल्कुल ईजी काम है। कैसे ईजी काम है? जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, जब भी क्वेश्चन को पढ़ोगे चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, तो आपको 2 स्टेटमेंट मिलेंगे, एक स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट, और 2 स्टेटमेंट में 2 वैल्यू आपसे पूछी जाएगी। बस इतनी सी बात समझ लो आप,
आपको ये पहचानना है कि पहला स्टेटमेंट कहाँ पर है, उससे फर्स्ट इक्वेशन बनने वाली है, सेकेंड स्टेटमेंट कहाँ है, उससे सेकेंड इक्वेशन बनने वाली है, और दो जो चीज़ें पूछी है वो क्या क्या पूछा है, बस इतनी सी बात याद रखना है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में मेरे को ये समझ में आ गया कि हमसे आफताब की एज, प्रेजेंट एज, और उसके डॉटर की प्रेजेंट एज आपसे पूछी है। बस कोई भी क्वेश्चन पढ़ लो और उससे जो जो चीज़ें पूछी है वो उसको कंसीडर कर लो। आई क्या बात समझ में? आपसे क्या क्या पूछा है, आफताब की एज बता दो और उसकी डॉटर की एज बता दो, बस इतना सा काम करना है। अब क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में ये पहचान लिया, और क्वेश्चन की स्टार्टिंग भी यही से करना है। अब आपको क्या करना है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना उसको पहचानना है, फिर सेकंड स्टेटमेंट है उसको पहचानना है। अब पहचानने की मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ मैं, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, सॉल्व करना है, बस इतनी सी बात की है। और यहाँ पर बोला है कि सॉल्व बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसका भी कोई मतलब नहीं है, एल्जेब्रिकली सॉल्व करना है और रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है। ये तो फालतू की चीज़ें दी है, मतलब इंस्ट्रक्शन है, मतलब जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दी है। अब मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा तो आपको दो स्टेटमेंट आपको इसमें ढूंढना है। पहला स्टेटमेंट, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। अच्छा, ये आफ्ताब बोल रहा भैया उसकी डॉटर से बोल रहा है ना। आफ्ताब क्या कर रहा है, उसकी डॉटर से बोल रहा, कुछ क्या बोल रहा। अब यहां से स्टेटमेंट चालू हो गया, क्लियर समझ में आ रहा। 7 years ago I was 7 times old as you were then, है ना। तो यहां पर उसने बोला है कि भैया उसकी डॉटर से बोल रहा हूं कि 7 साल पहले मैं तेरे से 7 टाइम था। मेरी जो एज थी 7 साल पहले मेरी जो एज थी वो तेरे से 7 टाइम थी। ये फर्स्ट स्टेटमेंट बोल दिया, यानी कि इससे फर्स्ट इक्वेशन आपसे बनने वाली है। कैसे बनेगी अभी बताऊंगा मैं। अगला स्टेटमेंट क्या बोला है, अगला स्टेटमेंट बोला है उनने यहां पर 3 years फ्रॉम नाउ। अच्छा, 3 years फ्रॉम नाउ मतलब आज से 3 years के बाद। आई शैल बी 3 years old as you। यहां तक ये सेकेंड स्टेटमेंट, इससे सेकेंड इक्वेशन बनने वाली है। आया समझ में? थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन लॉजिक आप अगर आपने अच्छे से समझ लिया ना तो लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वर्ड प्रॉब्लम से थोड़ा टाइम लगेगा चीज़ों को प्रॉपर तरीके से समझने में। अब देखना, मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं यहां से। लेट प्रेजेंट एज, आफ्ताब से प्रेजेंट एज कौन है, आफ्ताब। आफ्ताब प्रेजेंट एज कितनी है भाई आफ्ताब की? प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर्स। आ गई बात समझ में? ऐसा सपोज कर लिया। अरे जो चीज पूछी उसको सपोज कर लो ना। एंड हिज डॉटर्स एज कितनी है, y ईयर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यही से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। फिर लिखना है आपको अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रही है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। अब मैं स्टेटमेंट को पढ़ रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा ऐसा समझना, अगर मेरी एज 25 साल की है, सुनना जरा ध्यान से, मेरी प्रेजेंट एज आज की डेट में मेरी प्रेजेंट एज कितनी है, 25 साल की है, तो 5 साल बाद मैं कितने साल का हो जाऊंगा बताना जरा। तो क्या करोगे आप, बोलोगे खटाक से बता दिया होगा आपने 30 साल है ना। 5 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, तो 25 + 5 कितना हो जाएगा, 30 ईयर। क्या किया मैंने, 5 ईयर को ऐड किया। अगर मान लिया जाए मेरी प्रेजेंट एज आज की डेट में मेरी एज 25 ईयर है, तो 3 साल पहले कितने साल का रहा होगा, 3 ईयर पहले कितने साल का रहा होगा। तो आप बोलोगे कि सर इसमें से -3 कर दो, ये कौन सी बड़ी बात है, तो कोई भी LKG वाला बच्चा बता देगा।
तो ये कितना हो जाएगा 22 ईयर हो जाएगा। 25 में से 3 ईयर कम कर दिए। अरे मेरी प्रेजेंट एज 25 साल है तो 3 साल पहले कितने साल का रहा होगा, इतने साल का। 5 साल बाद कितने साल का हो जाऊंगा मैं, 30 ईयर का। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। देखना, ये है आफ्ताब, ये कौन है, आफ्ताब, और ये है उसकी डॉटर की एज। ये आफ्ताब की एज है, प्रेजेंट एज, और ये है उसके डॉटर की एज। अब देखना बढ़िया मजा आने वाला है। आफ्ताब बोलता उसकी डॉटर से 7 ईयर एगो, 7 ईयर एगो मतलब पहले। अरे आफ्ताब की आज एज इतनी है तो 7 साल पहले कितनी रही होगी, तो -7। तो क्या आफ्ताब ही छोटा रहा होगा, क्या उसकी डॉटर छोटी नहीं रही होगी क्या, हाँ रही होगी ना। तो इसमें से भी तो 7 ईयर कम हो जाएगा। ये 7 ईयर पहले आफ्ताब की एज है और 7 ईयर पहले उसकी डॉटर की एज है। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। हाँ, 7 ईयर एगो आई वॉज ए 7 टाइम एज ओल्ड एज यू। मतलब अगर मैं दोनों को इक्वल करना चाहूँगा तो जो उसकी डॉटर थी ना, अरे ये डॉटर की एज थी 7 साल पहले की, उसके 7 टाइम है ये। अगर उसकी डॉटर की एज में 7 का अगर मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो वो आफ्ताब के बराबर हो जाएगी। आई बात समझ में। आप बोलोगे कि सर ये 7 टाइम है तो इसमें मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं किया, बस यही गड़बड़ करते हैं भैया। ये इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन एक्चुअल क्या है मालूम है, एक तराजू है। ये क्या है, तराजू। देखा क्या आपने, बैलेंस जिसको बोला जाता है। क्यों, अरे बैलेंस को देखा क्या, हाँ या ना, देखा होगा भैया। सब्जी वगैरह खरीदने जाते हैं या फल फ्रूट खरीदने जाते हैं, उनके पास आज भी होती है ये। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई, नहीं तो ऐसी होती है बैलेंस। ये बैलेंस क्या है, ये इक्वेशन ही तो है। ये क्या है, इक्वल लगा हुआ है यहाँ पर, बीच में क्या लगा है, इक्वल। ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या है, राइट हैंड साइड है। आई बात समझ में। अगर मान लिया जाए इधर मैं इस पल्ले पर 5 kg रख देता हूँ और इधर 10 kg रख देता हूँ, तो क्या मैं दोनों को इक्वल लगा सकता हूँ क्या, नहीं लगा सकता हूँ क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि इधर वजन ज़्यादा है, इधर वजन कम है। अगर मुझे इक्वल करना है तो क्या करूँगा मैं, अरे इसकी अपेक्षा ये डबल है ना, तो इसको डबल करना पड़ेगा ना, छोटे को डबल करना पड़ेगा, तब तो दोनों इक्वल होगा। तो यही तो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी है भाई। बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन यहीं पर गड़बड़ करता है बच्चा। देखिए कैसे, ये है आफ्ताब की एज, ये है उसकी डॉटर की एज 7 साल पहले। अब आफ्ताब जो है ना उसकी डॉटर से 7 टाइम है, तो जो छोटा है उसमें 7 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब तो इक्वल बनेगा ना। बीच में क्या लगा है, इक्वल लगा है, तब तो इक्वल बनेगा। हाँ बिल्कुल करेक्ट बात है ना। तो ये हो जाएगा इसकी एज। अब सुनिए जरा, इसको तो मैं कर देता हूँ इधर शिफ्ट, इधर शिफ्ट कर देता हूँ। ये कर दिया मैंने शिफ्ट। अब इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं। x क्या हो जाएगा, x - 7 इज इक्वल टू 7 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7y - 49। 7y इधर जाएगा तो x - 7y इज इक्वल टू 7 इधर जाएगा तो 7 - 49। तो कितना हो जाएगा, x - 7y। 7 इधर माइनस था तो उधर जाके प्लस हो गया, तो -42। और ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। आ गई क्या बात समझ में, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में बन गया। अरे जो क्वेश्चन दिया था देखो ना कैसे कन्वर्ट करते जा रहे हैं हम, क्वेश्चन से उठा के इक्वेशन में ला रहे हैं उसको। अब वही का वही काम जो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन किया था, वही काम हम क्या करेंगे, अब सेकंड कंडीशन पढ़ेंगे और सेकंड कंडीशन से इक्वेशन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू दी सेकंड कंडीशन। बस ज़्यादा कहानी नहीं लिखना है कि प्रेजेंट एज इसकी इतनी है तो 7 ईयर पहले इतनी, भी उसकी डॉटर की इतनी और वो 7 टाइम और ये टाइम वो टाइम। ये ऐसा टाइम बर्बाद नहीं करना आपको, बिल्कुल सिंपल चलाना है, स्मूथ चलाना है। जितना टाइम बर्बाद करोगे उतने क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बनेंगे। बस लॉजिक आपको प्रॉपर तरीके से लगाना है। देखना आप, अब मैं सेकंड स्टेटमेंट लगा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ यहाँ पर। 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ मतलब आज आफ्ताब कितने साल का है, x ईयर का। उसकी डॉटर कितनी ईयर की है, y ईयर की। 3 year फ्रॉम नाउ मतलब 3 ईयर के बाद। अरे मैं आज 25 साल का हूँ तो 3 year नाउ कितना हो जाएगा, 25 + 3 28, ऐसा मतलब बाद में। 3 year फ्रॉम नाउ मतलब
ये आफ्ताब हो जाएगा x प्लस 3 ईयर का और उसकी डॉटर हो जाएगी y प्लस 3 ईयर की। अब मुझे क्या करना है, दोनों को इक्वल करना है। क्या बोला, 3 ईयर फ्रॉम नाउ आई शेल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू। कितने टाइम, 3 टाइम। मतलब कंडीशन क्या बन रही है आपके पास, कंडीशन क्या बन रही है, ये बन जाएगी डायरेक्ट है भैया। अब x प्लस 3 इज इक्वल टू, मतलब जो छोटा था उसमें मल्टीप्लिकेशन किया हमने, 3y प्लस 9 और 3y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3। या तो फिर एक काम करो ना, आपको सब्सटीट्यूशन मेथड से करना है ना, तो सब्सटीट्यूशन मेथड में तो आपको मालूम है ना कि ये लेफ्ट हैंड साइड में केवल x या y होना चाहिए, बस केवल x होना चाहिए या तो y होना चाहिए। तो मैं इधर x कर देता हूँ, 3 को उधर कर देता हूँ, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3y प्लस 9 माइनस 3। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3y प्लस 6 और ये बन गई इक्वेशन सेकेंड। बस अब देखिए ना, x की वैल्यू y की टर्म में आ गई, डायरेक्ट आ गई, तो इसको सब्सटीट्यूट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, substituting the value of x in equation फर्स्ट। तो देखिए इक्वेशन क्या है, x माइनस 7y इज इक्वल टू -42। आई क्या बात समझ में। अब आपको क्या करना है, x की जो वैल्यू है ना 3y प्लस 6, इसको ले जाके यहाँ पर चिपका देना है। अरे जहाँ पर x है वहाँ पर ये x की वैल्यू यहाँ पर रख देना है, तो क्या हो जाएगा 3y प्लस 6 बस। और 3y में से 7y को माइनस करेंगे तो, अरे छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करेंगे तो क्या होता है, माइनस तो हो जाता है लेकिन नेगेटिव आता है। तो 3y माइनस 7y क्या हो जाएगा, -4y इज इक्वल टू -42 माइनस 6। तो -4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -48। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -48 डिवाइडेड बाय -4। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो कितना हो जाएगा 12। तो मतलब हमारे पास ये आ गया 12। आया समझ में, मतलब y की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। बस अब क्या करेंगे, y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे किसमें, किसी में भी रखो, इसमें रखोगे जल्दी आ जाएगी, या इसमें रख दो, किसी में भी रख सकते, कोई बाउंडेशन नहीं। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड में रख दो तो है ना, किसी में भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इक्वेशन सेकेंड में रख रहा हूं मैं, इक्वेशन सेकेंड क्या है, x इज इक्वल टू 3y प्लस 6। x की वैल्यू कितनी है, इतनी है, तो y की जगह 12 रखना है आपको, तो इंटू 12, तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 36 प्लस 6 और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 42। ठीक है, x इज इक्वल टू 42, बस हो गया काम है। मतलब आपको ये पता चल गया कि आफ्ताब, x किसकी वैल्यू थी, आफ्ताब प्रेजेंट एज, तो मतलब हेंस, लास्ट में लिखेंगे हम हेंस आफ्ताब प्रेजेंट एज बी कितनी, 42 ईयर्स एंड हिज डॉटर्स एज कितनी, एज कितनी हो जाएगी, 12 ईयर है ना, हाँ 12 ईयर्स। बस ये हमारा फाइनल आंसर।
ऐसा लिखना है एग्जाम में। किसी की हिम्मत नहीं है कि मार्क्स कहीं पर कट कर दे। अरे क्यों करेगा भाई, आप मेहनत करेंगे, प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। और कितना सिंपल काम है, थोड़ा सा कैलकुलेशन और थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप इसको नोट करिए, प्रॉपर इसी तरीके से नोट से बनाते हुए चलिए, और इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है ना। इसकी प्रैक्टिस में थोड़ा सा हट भी जाता हूँ, है ना, आप यहाँ पर वीडियो को रोक के इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट 4 एग्जाम्पल थे, अगले 2 एग्जाम्पल करेंगे हम अगली क्लास में, ठीक है। तो मिलेंगे हम अगली क्लास में नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ में। 2 एग्जाम्पल और है इसमें, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।